आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की एक और बेहतरीन कहानी द ग्रीन शॉज फॉली। फॉली यानी किसी की बेवकूफ़ी। ग्रीन शॉ नाम के एक बहुत अमीर इंसान थे। उन्होंने बेहद खूबसूरत बंगला बनवाया, लेकिन लोगों ने उसे उनकी बेवकूफ़ी क्यों कहा? क्या इसमें रहने वाले सभी सदस्य खुशीपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी पाए, या फिर जो बेवकूफ़ी उनके दादा ने की थी उसका भुगतान वो ज़िंदगी भर करते रहे? इसमें हुआ एक कत्ल, एक ऐसा कत्ल जिसके तीन तीन आरोपी हैं, लेकिन सबके पास एक अलग एलिबाई है। अगर सबके पास अलग अलग एलिबाई है तो फिर खून किया तो किसने किया? सुनते हैं ये बेहद इंटरेस्टिंग कहानी द ग्रीन शॉज फॉली, मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं रेमंड वेस्ट। रेमंड वेस्ट वही है जिनकी आंट है मिस मार्पल, जो कि हमारी कहानी की प्रमुख डिटेक्टिव होने वाली हैं। रेमंड वेस्ट एक जाने माने लेखक हैं। उनकी लिखी हुई कई किताबें बेस्ट सेलर्स हो चुकी हैं। वो अपने दोस्त हॉरेस बिंडलर के साथ घूमने निकले हैं। हॉरेस बिंडलर जो एंशियंट बिल्डिंग्स की तस्वीरें लेने में उनका महारत हासिल है, वही उनका पेशा है। पुराने आर्टिफैक्ट्स की भी तस्वीरें वो खींचते रहते हैं। जब ये वो बंगला देखते हैं जिसका नाम है ग्रीन शॉज फॉली, तो वो उसे देखते ही रह जाते हैं। हालांकि देखने से ऐसा लग रहा था कि इस बंगले की मेंटेनेंस ना के बराबर की गई है, लेकिन ये बंगला किसी हॉरर या डिटेक्टिव मूवी की शूटिंग के लिए बेहद उम्दा जगह है। बहुत बड़े एरिया में बना ये 3 मंजिला बंगला सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, आज से नहीं 40 सालों से। लेकिन क्या ये बंगला जब बना था तब वो इतना खूबसूरत रहा होगा, तो फिर लोग उसे ग्रीन शॉ फॉली करके क्यों बुलाते हैं? इसके मालिक ग्रीन शॉ, उन्होंने अपने जीवन की कमाई हुई जितनी भी दौलत थी सब इस बंगले पे उड़ा दी। इसका जो आर्किटेक्ट थे वो तो इतने अमीर हो गए कि उन्होंने खुद एक बंगला खरीद लिया। लोग जब इस बंगले को देखते तो उसे ताजमहल से कंपेयर करते। इतना खूबसूरत वो बंगला रहा था उस ज़माने में जब बनवाया गया था। लेकिन इसको बनवाने के बाद जब उसका मालिक ही कंगाल हो जाए, दाने दाने को मोहताज हो जाए, तब उसे उसकी बेवकूफ़ी ही कहा जाना था। और यही हुआ था मिस्टर ग्रीनशॉ के साथ। उन्होंने अपनी तमाम जायदाद संपत्ति सब इस बंगले को बनवाने में उड़ा दी। उसके बाद कंगालों की तरह ज़िंदगी व्यतीत की। यहाँ तक कि उनकी आने वाली पुश्तें भी बहुत पैसा ऐश्वर्य नहीं देख पाई। हालांकि वो सब इसी घर में रहे, लेकिन घर के एक कोने में ही वे रहते रहे। पूरा घर मेंटेन कराने के उनके पास पैसे ही नहीं थे, या फिर अगर पैसे थे भी तो अपने पिता की बेवकूफ़ी को देखकर वो पैसे बचा के रखते थे। ग्रीन शॉ के बाद उनके बेटे इसमें रहने लगे। उनकी 3 बेटियां थीं, लेकिन तीनों बेटियों के भाग्य में शायद इस बंगले में रहना नहीं लिखा था। बड़ी बेटी ने एक पुजारी से शादी कर ली, तो पिता ग्रीन शॉ ने कहा कि भला पुजारी को पैसे रुपए दौलत की क्या ज़रूरत, और उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। बीच वाली बेटी जो नेटी थी, उसने शादी कर ली एक घुड़सवार से, लेकिन घुड़सवार जो था वो सबसे छोटी वाली बेटी को भी अपने प्यार के जाल में फंसा रखा था उसने। हालांकि उसकी शादी तो खैर नेटी से ही हुई, यानी मंझली बेटी से। शादी के बाद नेटी की तबीयत ठीक नहीं रही। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सुनने में आया कि ना ही नेटी बची ना ही उसका बेटा। अब ले दे के पूरे ग्रीन शॉ जो ये बंगला था, उसकी एकमात्र उत्तराधिकारी बची सबसे छोटी बेटी मिस ग्रीन शॉ। मिस ग्रीन शॉ जो रहती हैं इस घर में, वो भी एक कोने में रहती हैं। पूरा बंगला वो भी मेंटेन नहीं कर पाई अपने पिता की तरह, और उन्होंने एक गार्डनर और एक मेड को अपनी सर्विस के लिए रख रखा है। कहते हैं कि नेटी के जो हस्बैंड थे, यानी कि जो घुड़सवार था, उसने शायद दूसरी शादी भी कर ली और उसका परिवार भी आगे बढ़ा। उसके परिवार में जो उसका बेटा था वो इनका नेफ्यू लगा मिस ग्रीन शॉ का। तभी वो कभी मिलती नहीं थी उससे। वो कहती थी कि ये असली ग्रीन शॉ थोड़ी ना है, ना ही मेरी बहन का बेटा है, तो मेरा कोई ख़ास रिश्ता नहीं है। लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि वो नेफ्यू अब मिलना चाहता है मिस ग्रीन शॉ से। मिस ग्रीन शॉ जो एक तरह से कहीं ना कहीं उसकी दूर के रिश्ते की आंट लगी। शायद उसकी नज़र इस प्रॉपर्टी पे हो, इस बंगले पे हो। शायद उसे लगता हो कि मैं ही एक उत्तराधिकारी हूँ, तो शायद वो बंगला उसे मिल जाए। खैर, रेमंड वेस्ट और उसका दोस्त हॉरिस जब बंगला देखते हुए इसके अंदर पहुंचते हैं,
तो बंगले की बदहाली देख के उन्हें बहुत दुख होता है। इतना खूबसूरत बंगला जिसे लोग एक ज़माने में ताजमहल से कंपेयर करते थे, आज वो बिल्कुल टूटने की कगार पे है। तब भी हॉरिस कहता है कि अभी भी इस बंगले में बहुत जान है। हालांकि धूल, मिट्टी और गंदगी से भरा पड़ा है, ये वॉलपेपर्स भी फट चुके हैं, लेकिन किसी हॉरर या डिटेक्टिव मूवी की शूटिंग के लिए अभी भी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ऐसे ही बंगले ढूंढते रहते हैं। ये दोनों जब जाते हैं और मिलते हैं मिस ग्रीनशॉ से, तो देखते हैं उन्होंने एक प्रिंटेड लंबी सी फ्रॉक पहन रखी है। उनका बदन ढल चुका है, वो बहुत पतली हैं। हालांकि प्रिंटेड फ्रॉक जैसी उन्होंने पहनी है वो अब इस ज़माने में ज़्यादातर हाउस हेल्पर्स ही पहनती हैं। अमीर घर की औरतें प्रिंटेड फ्रॉक्स वहाँ पर नहीं पहनती। एक अजीब सी पुरानी स्ट्रॉ की हैट उन्होंने सर पे रखी हुई थी जो बिल्कुल जीर्ण हो चुकी थी। जब ये दोनों आते हैं अंदर तो अपनी हैट उतारती हैं उनके सम्मान में, तब उनके बिखरे हुए उलझे बाल अंदर से नजर आते हैं। मिस ग्रीनशॉ शायद अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, या फिर ज़िंदगी से शायद उनका मन हट गया हो। दोनों को वेलकम करती, उन्हें लगता है कि शायद कोई पुलिस इंस्पेक्टर उनसे मिलने आया है। दोनों हंसने लगते हैं। रेमंड और हॉरिस कहते हैं कि देखिए, हम दोनों चोरी छुपे आपके घर में घुस गए हैं, हमें चोर मत समझ लीजिएगा। इस पे मिस ग्रीनशॉ ठहाका मार के हंसती हैं, कहती हैं नहीं, आपकी तरह कई लोग मेरे इस पुराने बंगले को देखने आते हैं जिसे मेरे दादाजी की बेवकूफ़ी के नाम से जाना जाता है। सच में इतने बड़े बंगले को मेंटेन करना मेरे भी बस की बात नहीं है। फिर वो घंटी बजा के अपनी मेड को बुलाती हैं। उनकी मेड बहुत वेल केप्ट है। उसने बाल इतने अच्छे से कर्ल करके बनाए हैं कि लगता है ये किसी ड्रामा की क्वीन और अभी एक्टिंग करने जा रही है। बहुत अच्छे से कपड़े भी पहने हैं, लेकिन वो मिस ग्रीनशॉ से काफ़ी मोटी है। अच्छे से खाना पीना उसको मिल रहा है इस घर में। वो आती है, कॉफ़ी रखती है तीनों के लिए और चली जाती है। मिस ग्रीनशॉ कहती हैं कि आप दोनों आ ही गए हैं तो एक काम क्यों ना कर लें। तभी वो फिर से अपनी मेड को आवाज़ देती है। उनकी मेड का नाम है मिस क्रेसवेल। मिस क्रेसवेल से कहती हैं कि तुम्हें पता है ना, ये बंगला मैं तुम्हारे नाम करूँगी। मेरे मरने के बाद ये पूरा बंगला तुम्हारा ही होगा। और अब जब ये दो लोग यहाँ पर आए हैं तो मैं पेपर पे साइन भी करवा लूँगी इनसे, लेकिन तुम वहाँ पे मत आना जहाँ पर मैं विल पे साइन कराने आऊँगी। तुम समझ गई ना? ये दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना बड़ा बंगला आखिर मिस ग्रीनशॉ अपनी काम वाली को दे देंगी? वो पूछते हैं मिस ग्रीनशॉ से कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मिस ग्रीनशॉ कहती हैं कि अब मेरे पास मेड को देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने उसे लालच दी है कि मेरे मरने के बाद ये पूरा बंगला तुम ले लेना। मैं अपने नेफ्यू को ये बंगला देना नहीं चाहती, क्योंकि ना ही वो मेरी बहन का बेटा है, ना ही वो एक ग्रीनशॉ है। मेरी काम वाली मेरी बहुत हेल्प करती है, मेरी देखभाल करती है, इसलिए मैं अपना पूरा बंगला इसके नाम पे कर दूंगी। उसे सैलरी देने के मेरे पास ऐसे भी पैसे नहीं हैं। तभी थोड़ी देर में मिस क्रेसवेल उनका लंच लेके आ जाती, यानी कि मिस ग्रीनशॉ का। मिस ग्रीनशॉ कहती हैं रेमंड से और हॉरिस से, क्या तुम लोग भी लंच करना चाहोगे? दोनों मना कर देते हैं, कहते हैं हम तो ऐसे ही ज़बरदस्ती आपके बंगले में घुस आए हैं, आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहते। लेकिन लंच को देख के मिस ग्रीनशॉ का मुंह उतर जाता है। वह कहती हैं मिस क्रेसवेल से कि मैंने तुम्हें मछली बनाने को कहा था, तुमने मछली क्यों नहीं बनाई? मिस क्रेसवेल भी कुछ नाराज़ दिख रही हैं। वो कह रही हैं उन्होंने अपने गार्डनर एल्फ्रेड, वहाँ जो एक गार्डनर काम करता है, उससे कहा कि जाके बाजार से मछली ले आओ। लेकिन एल्फ्रेड और मिस क्रेसवेल में बिल्कुल भी नहीं पटती। दरअसल एल्फ्रेड जो गार्डनर है वो बहुत आलसी टाइप का लड़का है, कोई काम करना नहीं चाहता। एल्फ्रेड ने मछली आने से इनकार कर दिया, इसीलिए उन्होंने सादा सा पॉरेज लाकर मिस ग्रीनशॉ को दे दिया। मिस ग्रीनशॉ गुस्से में आ गई। उन्होंने तेजी से एल्फ्रेड एल्फ्रेड पुकारना शुरू किया। एल्फ्रेड वहाँ भागा भागा आया। मिस ग्रीनशॉ कहती हैं एल्फ्रेड से कि अगर मेरा मछली खाने का मन है तो क्या तुम लाकर नहीं दोगे? तुमने मना कर दिया। एल्फ्रेड कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी तुरंत मछली ला के देता हूँ। और कह के वह वहाँ से भागता हुआ बाजार की तरफ चला जाता है। वहाँ खड़ी मिस क्रेसवेल उसकी बुराई करती रहती हैं, कहती हैं ये बहुत निकम्मा है, इसे हटा देना चाहिए, कोई भी काम ठीक से नहीं करता। मिस ग्रीनशॉ जो लंच था उसको कहती हैं तुम ले जाओ, जब एल्फ्रेड मछली बना के ले आएगा तब तुम ये वापस लेकर आना। फिर मिस ग्रीनशॉ कहती हैं रेमंड से और उसके दोस्त हॉरिस से कि चलो हम लोग अब तक अपना काम कराते हैं।
फिर वो कहती हैं मिस क्रेसवेल से कि तुम्हें पता है ना हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। मैं ये पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम पे लिखने जा रही हूँ। मिस क्रेसवेल कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती हैं। फिर मिस ग्रीनशॉ और रेमंड और हॉरिस तीनों चढ़ के ऊपर की मंजिल पे जाने लगते हैं। ऊपर की मंजिल पे जाने का रास्ता बेहद गंदा, धूल और जाले से भरा था। दीवार पे लगे वॉलपेपर्स फट चुके थे, दीवारें बदरंग हो चुकी थीं और जगह जगह मकड़ियों का जाला लगा था। ऊपर एक लाइब्रेरी थी जो कि दूसरे मंजिल पर थी। वहाँ पर पूरी लाइब्रेरी में किताबें अटी पड़ी थीं, इतनी बुक्स थीं वहाँ पे कि विश्वास ही नहीं होता है रेमंड को कि इतनी किताबें किसी लाइब्रेरी में हो सकती हैं। लेकिन जैसे मिस्टर ग्रीनशॉ को बेवकूफ़ी का दर्जा दिया गया था, उसी तरह से उनकी ये लाइब्रेरी थी। रेमंड क्योंकि एक लेखक था, इसीलिए वो लेखकों से बहुत अच्छी तरह अवगत था। वो देखता है जितनी भी किताबें वहाँ पर रखी हैं, उनमें से कोई भी फेमस राइटर की नहीं। ऐसा लगता है सिर्फ दिखावे के लिए बहुत सारी किताबों को खरीद के उस लाइब्रेरी में भर दिया गया है और पिछले 40 सालों में किसी ने उस बुक के एक पन्ने को भी पलट के नहीं देखा। जो भी किताब रेमंड बाहर निकालता उसकी बाइंडिंग बिल्कुल नई होती, ऐसा लगता उसके पन्ने भी नहीं पलटे गए हैं। कहती हैं मिस ग्रीनशॉ कि इस लाइब्रेरी में कभी कोई ना आता है ना यहाँ रखी किताबें पढ़ता है। रेमंड समझ जाता है कि सिर्फ दिखावे के लिए मिस्टर ग्रीनशॉ ने बल्क की बल्क बुक्स इस लाइब्रेरी में डंप करके रखी हुई हैं। खैर मिस ग्रीनशॉ ड्रॉअर में से कागज़ निकालती हैं जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्ज़ी से और सबके सामने में साइन कर रही हैं इस विल पर, और ये सब प्रॉपर्टी जो है वो दे रही हैं अपनी मेड को। रेमंड और हॉरिस भी उस विल पे साइन कर देते हैं। फिर मिस ग्रीनशॉ एक किताब के अंदर उस विल को रख के उसे लाइब्रेरी में वहीं पर रख देती हैं। कहती हैं ये मेरी सीक्रेट जगह है अपना सामान रखने के लिए। तीनों बातें करते हुए नीचे आने लगते हैं। मिस ग्रीनशॉ कहती हैं रेमंड से कि मेरे दादाजी की लिखी हुई कई डायरीज़ रखी हुई हैं यहाँ पर, अगर कोई ढंग का मिल जाए मुझे ट्रांसलेटर तो हो सकता है ये बड़ी अच्छी बातें लिखी हों उस किताब में, अगर वो ट्रांसलेट हो जाए और छप जाए तो शायद बेस्ट सेलर बन सकती हैं जैसे तुम्हारी किताबें बेस्ट सेलर होती हैं। तब रेमंड को मालूम पड़ता है कि वो बड़ा फेमस है। मिस ग्रीनशॉ भी जानती हैं उसके बारे में कि इसकी बुक्स बेस्ट सेलर होती हैं। रेमंड कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा, अगर मेरे जो अंडर वर्कर्स काम करते हैं जो एडिटिंग का काम करते हैं और ट्रांसलेशन का, अगर कोई मिला तो मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूंगा। ये कह के सब विदा लेते हैं मिस ग्रीनशॉ से और वापस अपने घर चले आते हैं। घर आके रेमंड अपनी आंट मिस मार्पल को सारी बातें बताता है। हॉरिस को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि गांव में रहने वाली एक साधारण सी महिला को इतना इंटरेस्ट हो रहा है उन बातों में। रेमंड बताता है हॉरिस को कि मिस मार्पल यानी कि उसकी आंट कोई साधारण महिला नहीं है, उनका दिमाग तो जीनियस है। इतने मर्डर मिस्ट्रीज़ वो सॉल्व कर चुकी हैं, यहाँ की पुलिस उनसे अक्सर कंसल्ट करने के लिए आती है। तब हॉरिस को भी मिस मार्पल की कही बातों में बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। सबसे पहली बात जो मिस मार्पल पूछती हैं रेमंड से वो ये पूछती हैं कि आखिर मिस ग्रीनशॉ इंस्पेक्टर का वेट क्यों कर रही थी। ये बात तो बिल्कुल स्लिप कर गई थी उन लोगों के दिमाग से जब कहा था मिस ग्रीनशॉ ने कि अरे मुझे लगा कोई इंस्पेक्टर मुझसे मिलने आया है। रेमंड कहता है कि हाँ शायद वो मजाक कर रही थी, ऐसे भी उनकी मजाक करने की बहुत आदत है। फिर मिस मार्पल कहती हैं कि ये बहुत खतरे की बात है जो उन्होंने अपनी मेड को बता दिया कि वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम रख रही हैं। उसकी मेड के मन में कोई लालच आ सकती है। रेमंड कहता है कि हाँ हो सकता है उसकी मेड चाय में आर्सेनिक मिला के उनको मार दे। हॉरिस ये सुन के हंसने लगता है। रेमंड कहता है कि नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ। मिस मार्पल कहती हैं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। आर्सेनिक जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है, गार्डनिंग में वीड्स को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसमें आर्सेनिक अच्छी मात्रा में होता है। थोड़ा थोड़ा सा भी मिला दिया जाए तो सामने वाले की मृत्यु 2 ही से 3 दिन में हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है ये ब्लड टेस्ट में डिटेक्शन में आर्सेनिक को पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ट्रेस होता है इसका, इसीलिए सबको लगेगा कि हार्ट अटैक से सामने वाले की मृत्यु हुई है। सारे अब सीरियस हो जाते हैं। रेमंड कहता है मुझे बहुत चिंता हो रही है मिस ग्रीनशॉ की, कहीं उनके संग कुछ बुरा ना हो जाए। मिस मार्पल कहती हैं उन्होंने तुमसे एक एडिटर या ट्रांसलेटर की मांग की थी, तो क्यों ना तुम अपने अंदर काम करने वाली किसी महिला को उनके यहाँ भेजो जिससे कि उन्हें मालूम पड़े वहाँ हम लोग को कि वहाँ क्या क्या हो रहा है।
रेमंड कहता है ठीक है, मैं एक चिट्ठी लिख के मिस ग्रीनशॉ को इसके बारे में अवगत कराऊंगा कि हाँ हमारे पास कोई एडिटर है। लगभग हफ्ते भर बाद रेमंड एक चिट्ठी लिख के मिस ग्रीनशॉ को बताता है कि मिस ऑक्सली नाम की एक महिला है, अगर आप इजाज़त दें तो वो आपके यहाँ आएंगी और जितनी भी आपकी दादाजी की डायरीज़ है सबको ट्रांसलेट करेंगी, एडिटिंग करेंगी और फिर हम लोग उनको छपवा सकते हैं। चिट्ठी का जवाब 3-4 दिन के अंदर ही आ जाता है, जिसमें मिस ग्रीनशॉ सहर्ष तैयार हैं कि ठीक है मिस ऑक्सली को उनके यहाँ अगले ही दिन से भेज दिया जाए। दूसरी मंजिल पे बनी लाइब्रेरी में वो बैठ के अपना काम कर सकती हैं। मिस ऑक्सली ने जितने भी पैसे मांगे सहर्ष मिस ग्रीनशॉ को देने को तैयार हो गई। हालांकि मिस ग्रीनशॉ एक कंजूस महिला थी। मिस ऑक्सली जब वहाँ जाती हैं, एडिटिंग का काम शुरू करती हैं, तो वो रोज़ की जो भी बातें थी वो आके मिस मार्पल और रेमंड को बताती। पहले दिन मिस ऑक्सली ने कहा कि लगता है जो गार्डनर एल्फ्रेड है उसकी और मिस क्रिसवेल यानी कि जो मेड है उनकी ज़्यादा बनती नहीं है, दोनों में अक्सर झड़प होती रहती है। एल्फ्रेड काफ़ी आलसी लगता है उनको। अगले दिन जब मिस ऑक्सली गईं तो उन्होंने कहा कि आज एक बड़ी अजीब सी बात हुई, मुझे एक फ़ोन करने को कहा गया मिस ग्रीनशॉ के नेफ्यू को। हालांकि मिस ग्रीनशॉ बिल्कुल चुप ही बैठी रहती हैं, लगता है कि उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है और उनकी हेल्पर भी मुझे कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं देती। बस ठीक 11:30 बजे वो ऊपर लाइब्रेरी में आती है, मेरी कॉफ़ी रखती है और चली जाती है। मुझे जब फ़ोन करने को कहा गया तो मैंने कॉल किया, एक आदमी ने फ़ोन उठाया उधर से और मैंने उसको अगले दिन के लिए लंच पे इनवाइट किया है। मैंने ग्रीनशॉ की तरफ से उसे इनविटेशन दे दी। सबका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे मिस ऑक्सली उन लोगों को बातें बताती, लगता कि एक टीवी सीरीज़ चल रही है। अगले दिन क्या होगा सबके मन में उत्सुकता रहती जानने की। अब सबको जानना था कि जब अगले दिन वो नेफ्यू आएगा मिस ग्रीनशॉ का तो फिर वहाँ पर क्या क्या होगा। मिस ऑक्सली अगले दिन भी काम करने जाती हैं। पहले वो मिस ग्रीनशॉ को हेलो करती हैं, फिर ऊपर दूसरी मंजिल पे बनी लाइब्रेरी में चली जाती हैं। ठीक 11:30 बजे वहाँ पर वो मेड आती है, कॉफ़ी रखती है और दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। जब कॉफ़ी पी रही थी मिस ऑक्सली तो उनकी आदत थी कमरे में टहल कर कॉफ़ी पीने की। वो खिड़की से देखती हैं तो देखती हैं कि 1-2 दिन पहले पानी बरसा था काफ़ी, जिससे ज़मीन काफ़ी गीली थी, नम थी। मिस ग्रीनशॉ झुककर गार्डनिंग कर रही हैं, सारी वीड्स निकाल रही हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि मिस ग्रीनशॉ लगता है कुछ बेटर फील कर रही हैं। वो कॉफ़ी पीते पीते फिर से बैठ जाती हैं, तभी उन्हें बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस समय घड़ी में लगभग 12:20 हो रहे थे। वो नीचे देखती हैं तो बिल्कुल अचंभित रह जाती हैं, क्योंकि मिस ग्रीनशॉ ने अपने छाती पे दोनों हाथ रख के कस के उसे प्रेस किया हुआ था और एक बड़ा सा तीर उनकी छाती के बीचों बीच घुसा हुआ था। वह देखती हैं मिस ऑक्सली को ऊपर और कहती हैं उस आदमी ने मुझे तीर मार दिया। 2 बार वो ऐसे बोल के तेज़ी से लुढ़कते हुए अंदर जाती हैं। मिस ऑक्सली जाती हैं, दरवाज़ा खोलने का प्रयास करती हैं कि उन्हें तुरंत मिस ग्रीनशॉ की मदद करनी है, लेकिन उनका दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड था। दरवाज़ा किसने और कब लॉक कर दिया मिस ऑक्सली को पता ही नहीं चला। वो हेल्प हेल्प चिल्लाती हैं, एल्फ्रेड एल्फ्रेड चिल्लाती हैं, मिस क्रिसवेल चिल्लाती हैं। जब वो कई बार मिस क्रिसवेल का नाम लेती हैं तो मिस क्रिसवेल नीचे की खिड़की से ऊपर झांकती हैं। वो कहती हैं ग्रीनशॉ मैम को बचा लीजिए, उनकी छाती में किसी ने तीर मार दिया। मिस क्रिसवेल कहती हैं मेरा कमरा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर फ़ोन का एक एक्सटेंशन था जिससे मैंने पुलिस को बुला लिया है। लगभग 12:30 बजे नीचे पुलिस इंस्पेक्टर दिखाई देते हैं। कहते हैं किसने मुझे फ़ोन किया था। मिस क्रिसवेल कहती हैं जल्दी नीचे आइए, मिस ग्रीनशॉ की हालत गंभीर है। वो कहते हैं इंस्पेक्टर कि तुम दोनों औरतें ऊपर क्या कर रही हो। कहती हम लोग लॉक्ड हैं। इंस्पेक्टर कहता है जब घर में ऐसा हादसा हो गया तुम लोग अपने अपने कमरे बंद करके क्यों बैठी हो। कहती है हम कमरे बंद करके नहीं बैठे, हमें किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है, प्लीज़ आप आके दरवाज़ा खोलिए। बहुत देर बीत जाती, इंस्पेक्टर ऊपर नहीं आते। नीचे से क्रॉकरी गिरने की आवाज़ आती। सब कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। लगभग 5-6 मिनट और बीत जाते हैं। फिर पुलिस की सायरन बजाती हुई एक जीप आती है जिसमें से काफ़ी पुलिस इंस्पेक्टर उतरते हैं। फिर से ऊपर से चिल्लाना शुरू करती हैं मिस क्रिसवेल के और मिस ऑक्सली कि हमें खोल दीजिए, हमारा दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया है। थोड़ी देर में एक चुस्त पुलिस इंस्पेक्टर आता है, बाहर से दरवाज़ा खोलता है। बाहर दरवाजे पे ताला लगा था और चाबी घुमा के उसी में छोड़ दी गई थी। मिस ऑक्सली और मिस क्रिसवेल तेज़ी से नीचे भागती हैं, लेकिन देखती हैं तब तक मिस ग्रीनशॉ मर चुकी थी।
तीर उनके छाती के बीचों बीच लगा था। वह कुर्सी पे औंधे मुंह पड़ी थी। बोलते हैं इंस्पेक्टर कि यहाँ पर कौन कौन था। मिस ऑक्सली बताती हैं कि ऊपर के माले पे मैं थी, बीच वाले माले पे मिस क्रेसवेल थी जिसे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था, और गार्डनर एल्फ्रेड ना जाने वो कहाँ चला गया। उसका टाइम तो 12:30 बजे जाने का है। 12:20 पर ही तीर लगा था मिस ग्रीनशॉ को। हम लोग ने इतनी एल्फ्रेड को आवाज़ दी, इतनी आवाज़ दी, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आया। तभी एल्फ्रेड भागते हुए बाहर से आ रहा था। वो बोला कि मैं तो आज जल्दी ही चला गया था चाय बिस्किट खाने के लिए, और मैं पास के पब में बैठा था, बियर पी रहा था। पुलिस पता करती है, मालूम पड़ता है कि एल्फ्रेड सच में वहाँ पर 12:15 बजे से ही बैठा था। दरअसल एल्फ्रेड बहुत ही आलसी टाइप का लड़का था। वह जल्दी जल्दी हमेशा ही छुट्टी पाना चाहता था। खैर, केस आगे इन्वेस्टिगेट होता है। रेमंड, हॉरिस सबको बुलाया जाता है। मिस मार्पल की भी हेल्प ली जाती है। सबसे पहले पूछताछ होती है रेमंड और मिस्टर हॉरिस से। जब कुछ दिन पहले वो मिलने आए थे मिस ग्रीनशॉ से, तब एक विल पे उन्होंने साइन किया था और सारी प्रॉपर्टी मिस क्रेसवेल के नाम पे कर दी गई थी। लेकिन मालूम पड़ता है कि मिस क्रेसवेल को जो सब कुछ मिला था अब उनका कुछ भी नहीं है, क्योंकि मिस ग्रीनशॉ ने विल चेंज कर दी थी। अब सब कुछ उस गार्डनर एल्फ्रेड के नाम पर है। ये सुन के सब चौंक जाते हैं। मिस मार्पल को लगता है कि जब नेफ्यू, जो उनका खून का रिश्तेदार है, उनसे मिलने आने वाला था, सारी प्रॉपर्टी वो उनको भी दे सकती थी, लेकिन एल्फ्रेड को उन्होंने प्रॉपर्टी क्यों दी। एल्फ्रेड जो वहाँ खड़ा है वो उसे कुछ भी नहीं मालूम कि इतनी प्रॉपर्टी मिस ग्रीनशॉ ने उसके नाम पर कर रखी थी। अब पूछताछ की जाती है कि एल्फ्रेड आखिर उस समय कहाँ था। एल्फ्रेड के बारे में जब पूछताछ होती है तो मालूम पड़ता है कि वो सच बोल रहा था। वो लगभग आधे घंटे से उस पब में बैठा था और वहाँ पर बियर पी रहा था, ब्रेड और चीज़ खा रहा था। दरअसल एल्फ्रेड एक बहुत आलसी लड़का था। हमेशा वो छुट्टी का जो टाइम होता था उसका 12:30 बजे, वो अक्सर सबकी आंख बजा के जल्दी ही वहाँ से भाग जाता था। पुलिस कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे जो संदिग्ध थे, जो खून कर सकते थे, उनके पास अलग अलग एलिबाई है। जो नेफ्यू है वो ट्रैफिक में फंसा रहा, वो पहुंच ही नहीं पाया। मिस ऑक्सली ऊपर के रूम में बंद थी। मिस क्रेसवेल, जिनके ऊपर शक था, वो नीचे के रूम में लॉक थी। खुद देखा था मिस ऑक्सली ने, पुलिस ने बाहर से लॉक खोला था, और एल्फ्रेड भी बाहर था। आखिर खून किया तो किसने किया, तीर किसने चलाया? सबकी निगाह जाती है मिस मार्पल की तरफ। मिस मार्पल ही अब उन लोग की मदद कर सकती थी। मिस मार्पल कहती हैं, जब सबकी एलिबाई अलग अलग थी तो इसका मतलब खून का समय ही अलग था। मिस ऑक्सली कहती हैं, अरे मैंने खुद देखा था मिस ग्रीनशॉ को, वो गार्डनिंग कर रही थी और तीर जब उनके चेस्ट में लगा तो 12:20 का टाइम हो रहा था। घड़ी इतनी भी गलत नहीं हो सकती। मिस मार्पल कहती हैं, घड़ी गलत नहीं थी। दरअसल किसने किसने मिस ग्रीनशॉ को देखा था? मिस ऑक्सली कहती हैं, मैंने देखा था। कि क्या तुमने पहले कभी मिस ग्रीनशॉ को देखा था? मिस ऑक्सली कहती हैं, नहीं। हालांकि रेमंड और हॉरिस जो पहले मिल चुके थे मिस ग्रीनशॉ से, वो भी दोबारा मिलने नहीं आते। मिस मार्पल कहती हैं, उन्हें पूरा शक है कि वो जो मेड थी मिस क्रेसवेल, वही मिस ग्रीनशॉ का भेष बदल कर वहाँ बैठ जाती थी। तब रेमंड कहता है कि अरे आप देख नहीं रही हैं कि जो मिस क्रेसवेल है वो काफ़ी हेल्दी है और मिस ग्रीनशॉ बहुत पतली थी, वो उनका भेष बदल के कैसे बैठ सकती थी। इसे मिस मार्पल कहती हैं कि तुम्हें मालूम नहीं, बाज़ार में इस तरह के कपड़े आजकल आते हैं कि किसी को भी किसी साइज़ का बनाया जा सकता है। हो सकता है उन्होंने फोम लगे हुए कपड़े पहन के अपनी हेल्थ बढ़ी हुई दिखाई हो। वही प्रिंटेड फ्रॉक और स्ट्रॉ की हैट लगाकर वो वहाँ बैठ जाती थी। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों? आखिर मिस क्रेसवेल, जिनके नाम पर अब प्रॉपर्टी भी नहीं थी, वो ये सब काम क्यों करेंगी? वो इतनी मेहनत क्यों करेंगी कि वो अपना पूरा टायर चेंज करेंगी, अपने बाल बिखराएंगी, या शायद एक विग लगा लेंगी बिखरे हुए बालों का, और मिस ग्रीनशॉ का भेष बदल कर बैठेंगी? वो इतना खतरा क्यों मोल लेंगी? हालांकि एल्फ्रेड, जो कि गार्डनर था, वो कभी भी घर के अंदर नहीं आता था, जो मिस ग्रीनशॉ को पहले से जानता था। और जिस समय मिस ग्रीनशॉ उस गार्डन में काम कर रही थी, उस समय एल्फ्रेड वहाँ पर मौजूद नहीं था। सबकी निगाहें अभी भी मिस मार्पल पे थी, क्योंकि जो थ्योरी उन्होंने दी थी उस थ्योरी का सॉल्यूशन अभी भी नहीं था। वहीं पर नेफ्यू खड़ा था मिस ग्रीनशॉ का। मिस मार्पल कहती हैं कि देखो, तुम लोग इसको ध्यान से देखो, इस नेफ्यू को। क्या इसका चेहरा इनके दादाजी मिस्टर ग्रीनशॉ से नहीं मिल रहा? सब बड़े ध्यान से उसको देखते हैं। सच में उसका चेहरा अपने दादा मीन्स अपने नाना से एक्चुअली
ग्रीन शॉ से बहुत मिल रहा था। ये वही बेटा था जो उस घुड़सवार के संग भागी बहन का था। शायद वो बच्चा उस समय नहीं मरा था, सिर्फ उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। और ये जो मिस क्रेसवेल वहाँ काम करती थी, ये दूसरी पत्नी थी उस घुड़सवार की जिसके साथ इनकी बहन भाग चुकी थी। वो जानती थी कि जो नेफ्यू है यानी कि उसका बेटा, वो खून के रिश्ते में आता है मिस ग्रीनशॉ के। लेकिन जब उसको ये बात मालूम पड़ी कि मिस ग्रीनशॉ अपने नेफ्यू को अपना नेफ्यू मानती ही नहीं, अपना खून ही नहीं मानती और वो प्रॉपर्टी नहीं नाम करेंगी, तो उनको बहुत गुस्सा आया। इनका नेफ्यू जो यहाँ पर आ रहा था, वो एक नाटक कंपनी में काम करता था। उस दिन जब उसने फ़ोन पर बात की मिस ग्रीनशॉ से, तो उसने कहा कि मैं पुलिसमैन का वेश धर के आपसे मिलने आऊँगा। उसी दिन मिस ग्रीनशॉ का खून हो जाता अगर रेमंड और हॉरिस वहाँ पर नहीं पहुँचते। रेमंड और हॉरिस जब वहाँ पर आए, तब मिस क्रेसवेल ने अपने बेटे उस नेफ्यू से मना कर दिया कि तुम यहाँ मत आओ, खतरा है। और उतनी ही देर में मिस ग्रीनशॉ ने मिस क्रेसवेल से ये बात कह दी कि मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर रही हूँ। इसीलिए माँ और बेटे में समझौता हो गया कि अब मिस ग्रीनशॉ को इतनी जल्दी नहीं मारना है। सब प्रॉपर्टी जब नाम हो ही जाएगी मिस क्रेसवेल के, तब किसी दिन इनका काम हम लोग तमाम कर देंगे। जब प्रॉपर्टी उनके नाम पर हो गई, तब मिस क्रेसवेल थोड़ा सा इत्मीनान में आ गई। लेकिन मिस ग्रीनशॉ जो बहुत ही ज़्यादा तुनक मिजाज थी, वो गुस्से में आ गई एक दिन और उन्होंने एक नई विल बनवा ली और सारा कुछ एल्फ्रेड के नाम पे कर दिया। अब इस खून के इल्ज़ाम में दरअसल एल्फ्रेड को उलझाना था। मिस ग्रीनशॉ को इन लोगों ने 3-4 दिन पहले ही एक कमरे में लॉक कर दिया था और ड्रग्स दे दे के उन्हें बेहोश करके रखा था। मिस ग्रीनशॉ के कपड़े मिस क्रेसवेल पहन के बाहर बैठती और आने जाने वाला जो भी आता उसे मिस ग्रीनशॉ बन के मिलती। ज़्यादातर लोग यहाँ आते नहीं थे, मिस ग्रीनशॉ को कोई पहचानता नहीं था। कद काठी उन्हीं की तरह थी, दोनों की एक जैसी ही थी, मिस क्रेसवेल और मिस ग्रीनशॉ की। अब जब उस दिन ये गई, बाहर मिस क्रेसवेल गार्डनिंग कर रही थी और उन्होंने ऐसे एक्टिंग की कि मेरे तीर घुस गया छाती में और मैं लुढ़कते हुए नीचे आ रही हूँ। रूम पहले ही लॉक कर दिया गया था मिस ऑक्सली का। मिस ऑक्सली किसी भी तरह नीचे नहीं आ पाई। तीर लगी हुई जो मिस क्रेसवेल थी, जो नाटक कर रही थी मिस ग्रीनशॉ बनने का, वो भागते हुए अंदर आती हैं और क्या करते हैं, ये जो इनका नेफ्यू था यानी कि उनका बेटा, वो पहले ही कार छुपा के पीछे खड़ा कर चुका था, वो भी आता है। इन लोग बेहोश पड़ी मिस ग्रीनशॉ को घसीट के लाते हैं, उस कुर्सी पे बैठाते हैं और एक तीर चलाकर उनको अब मार दिया जाता है। उसके बाद भागकर मिस क्रेसवेल ऊपर के रूम में जाती, पीछे पीछे उनका बेटा जाता है और वो रूम को वो दोनों बाहर से लॉक कर देते हैं। और उसके बाद इनका नेफ्यू जो था वो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आता है, नकली पुलिस वाला, जिसको देखा था मिस ऑक्सली ने ऊपर आते हुए और जिसने दरवाज़ा नहीं खोला था। वो सब कुछ चेक करने आया था सब कुछ ठीक से है या नहीं। जब वो देखता है असली पुलिस आ चुकी है, तब वह पीछे के दरवाजे से वापस भाग जाता है। असली पुलिस जब आती है तो वह आके दरवाज़ा खोलती है, बाहर निकालती है मिस क्रेसवेल और मिस ऑक्सली को। दरअसल ये दोनों माँ बेटे मिलके फंसाना चाहते थे एल्फ्रेड को। लेकिन अब बात यह है कि तीर ही क्यों मारा गया, क्योंकि एल्फ्रेड जो था वो बहुत अच्छा तीरंदाज था, ये बात सब जानते थे। और ख़ास करके ये बात चीखते हुए मिस क्रेसवेल अंदर गई थी कि अरे उस आदमी ने मुझे मार दिया। वो आदमी, ये नाम इसलिए लिया गया था खास करके कि मिस क्रेसवेल का ध्यान तो जा ही नहीं उनके ऊपर, मतलब लगे ही ना किसी को कि मिस क्रेसवेल ने खून किया है, क्योंकि आदमी का नाम ले लिया गया था। लेकिन एल्फ्रेड जो एक लेजी लड़का था, उसके आलस ने उसे बचा लिया। वो जल्दी से खाने के चक्कर में बाहर भाग गया और इसीलिए वह बच गया। अगर वो उस दिन पब में नहीं जाता, उसने ब्रेड और चीज़ नहीं खाई होती, तो उसे कोई भी बचा नहीं सकता था। मिस मार्पल की ये थ्योरी बिल्कुल सच साबित होती है और मिस क्रेसवेल और उसका बेटा दोनों हिरासत में ले लिए जाते हैं। मिस मार्पल फिर टहलते हुए उस गार्डन के हिस्से में जाती हैं जहां पर मिस क्रेसवेल, जिन्होंने भेष धर रखा था मिस ग्रीनशॉ का, वो काम कर रही थी। वो कहती हैं, देखो ये सिर्फ नाटक कर रही थी काम करने का। इस हिस्से में सारी वीड्स तो लगी हुई हैं, कोई भी वीड उखाड़ी नहीं गई है। इसीलिए वो सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि कब मिस ऑक्सली कॉफ़ी पीते हुए खिड़की पर आएंगी और एक तीर को पकड़ के छाती में ये नाटक करेगी कि किसी ने, उस आदमी ने मुझे मार दिया। प्लान तो बहुत लंबा था और इस कहानी से हमें एक और चीज़ मालूम पड़ती है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि प्रॉपर्टी के पीछे आदमी किस हद तक पागल हो सकता है।
किस हद तक नीचे गिर सकता है। वो प्रॉपर्टी जिसने एक आदमी को कंगाल कर दिया, कैसे उसके पूरे परिवार को भी बर्बाद करके रख दिया। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिसको संभालने वाला कोई भी नहीं था। कहानी ट्विस्ट और टर्न से भरी थी, लेकिन थी बहुत इंटरेस्टिंग। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप लोग कमेंट्स लिखने में बिल्कुल एल्फ्रेड की तरह ही आलस्य दिखाते हैं। एल्फ्रेड की तरह आलसी ना बने और एक कमेंट ज़रूर करके जाएं, जिससे मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ता रहे और मैं अच्छी अच्छी कहानी लेकर आपके समक्ष आती रहूं। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।